तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका जो 1 मार्च का एकदम असली 401 कोड नंबर का जो पेपर है उसके चारों के पेपर, ठीक है, चारों के चारों पेपर एक साथ पूरा सॉल्यूशन दूंगा। पूरे यूट्यूब पर आपको एक साथ चारों पेपर कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? योग का संदेश। आत्मकथ्य के जो कवि है वो कौन है? जय शंकर प्रसाद है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए, एक से अधिक बार यदि कोई भी चीज की आवृत्ति हो रही तो वहां कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है? मधु कांकरिया जी की। आधुनिक काल का जो प्रारंभ है सन 1843 में माना जाता है। काम यानी क्या है? एक महाकाव्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाया करते थे। पंचवटी में दिग्गु समास है। ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेंद्र नारगे। ठीक है, चलिए आगे सही जोड़ी जैसा मैंने बता रहा हूं वैसा ही कंप्लीट करिए। पूरी मेरी गारंटी है आपको अच्छे अंक दिलाने की। देखिए बहुत सारा के बच्चे, देखिए बहुत तरह तरह के जो बच्चे कमेंट करते हैं कि ये फर्जी पेपर है, फर्जी पेपर है। देखिए जिन बच्चों को हम पर भरोसा है वही करिएगा, बाकी को कोई जरूरत नहीं करने की। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो अनावश्यक बातें हैं वहां भी कमेंट में लिखते हैं। ठीक है, 4 तरह के पेपर, ये पूरे के पूरे पेपर यदि कंप्लीट करेगा जो बच्चा, उसे 75 के 75 नंबर 100% आने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से जोड़ी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा। मैंने थोड़ा सा बात बताने में समय बर्बाद कर दिया है। तो चलिए एक वाक्य में उत्तर है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? विश्वामित्र के साथ आए थे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? किसी बच्चे ने लगा दिया होगा। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर भोलानाथ क्या है? सिसकना भूल गए थे। फसल जो है हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होता है, बिल्कुल एकदम राइट है। दोहा जो है वहाँ एक वार्णिक छंद है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम के एकता में के समर्थक थे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये काशी में, ठीक है, शहनाई बजाते थे, शहनाई के सरताज। सप्तद्वीप कर्मधारय समास है, असत्य बात हो गई है। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती, असत्य है। और मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू नहीं किया था। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पर ये बोल रहा है कि चिढ़ाना शुरू किया, तो ये गलत हो गई है। गोपिया का द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सी व्यंग्य थे? कवि की जो आंख है फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ठीक है, इसके बाद देखिए, कवि आत्मकथित से को लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? सारे सॉल्यूशन भी दूंगा, जैसा वादा किया है पूरा करूंगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, पेपर आप समझिए पहले। रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम। वीर रस की परिभाषा लिखिए। छंद किसे कहते हैं? कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर है। ठीक है, इसके बाद काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन से बिस्मिल्लाह खां को व्यथित किया? ठीक है, और यहाँ पर यशपाल जी और भदन आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय आपको देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आक्रमक क्रिया तथा साक्रमक क्रिया में क्या अंतर है? शब्द शक्ति किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते समय कभी कभी पतऊ के नज़दीक चले जाते हैं, यानी कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो मर गया था, और मरने के बाद में, ठीक है, वो उसका शोक नहीं मना रहे थे, वो उसकी खुशी मना रहे थे कि जो परमात्मा से विरा हुई आत्मा थी वो आज उस परम पिता परमात्मा से जाकर मिल गई है। कभी कभी वो नाचते नाचते अपने बहू के पास जाते और उससे कहते कि दुख मत मना बेटी, तू तो उत्सव मना। इस तरह का ये आपका है, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, बिल्कुल समझ में आएगा पूरी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका, क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए
क्वेश्चन नंबर 22, अपने बड़े भाई को पत्र लिखना और उन्हें बताना कि गर्मी की छुट्टियां किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं। दहेज प्रथा देखिए पे एक सामाजिक समस्या, विज्ञान की देन है, जल ही जीवन है। किसी भी एक विषय पर आपको निबंध कर लेना है। ठीक है, तो ये तो आपका देखिए पेपर हो गया। आप चलिए इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से कवि की जो आंख है फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ठीक है, जल्दी से आप तो स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बनेगा वरना। ठीक है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, देखिए उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया है, वो राजी नहीं हुए हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ अपने दुख जो पीड़ा है उनको बताकर लोगों को दुखी करना नहीं चाहते, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। इसके बाद में देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके बाद में देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ से रीतिकालीन काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं। देखिए आपके लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन तैयार किया गया है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, बस यही हमारा उद्देश्य है, इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। यदि आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत ही आप तो। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव, इसके बाद छंद है, पुनरोक्ति, प्रकाश, अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, कहानी और उपन्यास में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहाँ से फिर ठीक है, ये यहाँ पर देखिए ये तो आपके मैंने जो कुंजिया है या सीरीज बोलते हैं आप जिन्हें जो गाइड है उन गाइडों से यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया है, इसलिए थोड़ा सा नंबर आगे पीछे है पर प्रश्न वही है, प्रश्न एक के बाद एक ही है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन के अभी मैंने जो पेपर बताया आपको। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद में आक्रामक तथा साक्रामक क्रिया में अंतर, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। इसके बाद में यहाँ से देखिए तुरंत स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। ठीक है, एक साथ। ठीक है, वैसे आपके पास सॉल्यूशन होगा नहीं है, उन बच्चों के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है, ये इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्लियर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नवाबी आदित्य वाला संदर्भ प्रसंग, ये आपका सूचना लेखन वाला। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से देख लीजिए विज्ञापन लेखन, विज्ञान के बढ़ते चलन। ठीक है, तो ये आपका मैंने जो अभी पेपर बताया पहला उसका सॉल्यूशन है। चलिए अगले पेपर को हम समझते हैं। तो आपका जो दूसरा पेपर है उस पेपर को देखते हैं। देख लीजिए, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी, तो सहस्त्रभाऊ की। दशानन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। बाल गोविंद भगत गाते समय खजड़ी बजाया करते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद में है फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है। भारत का स्विट्जरलैंड कटावों को कहा जाता है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं होती है। वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी पर बैठे बैठे लिखी थी। छंद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक अज्ञे जी को माना गया है। आकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। सभ्यता का परिणाम, ठीक है, सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। चलिए, नवाब साहब ने ठीक है 2 खीरे खरीदे। मैया कड़वा तेल लगाती थी। योग का संदेश का आपका जाएगा उद्धव। परिणाम क्रिया विशेषण का जाएगा क्रिया के परिणाम का बोध। श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव होता है, जैसा कि आप जानते हो नेताजी की जो प्रतिमा है कस्बे के चौराहे पर लगी हुई थी। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए एक वाक्य में उत्तर है। बाल गोविंद भगत जो है क्या काम करते थे, तो खेती बाड़ी का काम करते थे। गंगोत का अर्थ क्या है, गंगोत का अर्थ है पहाड़। शिव जी का जो धनुष है वो किसने तोड़ दिया था, श्री राम ने तोड़ा था। राम क्या कर रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो क्या का मतलब है प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, किस छंद में 24 मात्राएं होती है, तो दोहा में होती है। और जिन शब्दों के करने या होने का बोध होता है वे शब्द कहलाते हैं क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा सत्य सत्य, पहला आपका सत्य हो रहेगा, दूसरा सत्य, तीसरा आपका गलत रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, और यहाँ से देखिए अब ये प्रश्न है फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है इसका पर कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद कविता का जो शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाएं बतानी है। ठीक है, सूरदास तथा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा खंड काव्य
की परिभाषा लिखते हुए एक खंड काव्य का नाम लिखना है। स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर। चौपाई छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए हिंदी के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सुनु कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुर परसु देखा बाहुमोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। यानी कि जो परशुराम का संवाद था ना लक्ष्मण जी ने, ठीक है, तो लक्ष्मण जी कठोर वचन सुनकर है ना, ठीक है, परशुराम जी को गुस्सा आया, उन्होंने फरसा निकाल लिया। जो स्टोरी है वही स्टोरी यहाँ पर फिल्म आपको पिक्चर प्रस्तुत करनी है। यहाँ से देखिए बाल गोविंद भगत का देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। सारे पहले पेपर बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन है। समय लगेगा थोड़ा सा, भले ही चाहे लंबा कितना ही वीडियो बने, पर एक ही वीडियो में सब कुछ खत्म, इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ देखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पेपर से बढ़िया से। देखिए ये पेपर का आपका जो क्वेश्चन था, छठा फाल्गुन के माह में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ये इसका अथवा वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है, ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है, ठीक है। इसके बाद में सूरदास तथा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं हैं, और इसके बाद में ये इसी का अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है ये। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि कम समय में आपको पूरा सॉल्यूशन भी देना है मुझे चारों पेपरों का। देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा। यहाँ पर देखिए स्वयं प्रकाश जी का है, ठीक है। एक का लिखना है, ठीक है, कोई सा भी एक का, याद अभी को तो आपको दोनों के करने हैं। यहाँ मुहावरा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 17, ये इसका अथवा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर देखिए इसका भावार्थ, ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 19 में जो बाल गोविंद भगत, ठीक है, वाला क्वेश्चन था, ये इसी का अथवा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा यहाँ पर देख लीजिए, और ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 का जो आवेदन पत्र है शुल्क मुक्ति का, इस तरह से लिखना आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पत्र है, पत्र लिखने का तरीका इस तरह का रहता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 में आपका निबंध है। तो चलिए अगले पेपर की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार के पेपर को समझ लेते हैं, ठीक है। 2 तरह के पेपर आपके अभी तक हो चुके हैं। देखिए तुलसीदास की जो रचना है वो क्या है, रामचरितमानस है। दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है, नागार्जुन की है, ठीक है। 401 विषय कोड देख लीजिएगा, सारे 401 कोड के हैं, चारों को कंप्लीट कर लोगे 75 से 75 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है, महाकाव्य में। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे, खंजड़ी। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ होता है, सही न्याय करना। मैं क्यों लिखता हूँ, इसके लेखक है तो अज्ञे जी है। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि है। श्रृंगार रस की यदि बात करें तो श्रृंगार रस का जाएगा रति।
अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। बाल गोविंद भगत गाते समय बाल गोविंद भगत जो है कबीर के पद गाया करते थे। भोलेनाथ अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं और भोलानाथ का जो असली नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र का आपका पहला आ जाएगा, देखिए नई कविता है। काव्य की आत्मा हो गई रस। इसके बाद है कई अंकों वाली रचना नाटक है। लेखक यशपाल की आदत थी निठुल्ले बैठे रहने की, जो ईश्वर पर विश्वास करता वो आस्तिक और धर्मचक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। यहाँ पर देखिए गलत मिसप्रिंट आएगा। इसी तरह यदि पेपर में भी आता है तो आपको चिंता नहीं करनी, उसके नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा अगला, यहाँ से रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? श्रृंगार वर्णन है। स्थायी भाव वैसे यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको कठिनाई ना हो। कम समय में चारों पेपर एक साथ दे रहे हैं तो थोड़ी समस्या आएगी, लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए यहाँ पर सत्य स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोपियों ने, ठीक है, ये प्रश्न हो गया। आत्मकथ्य कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है वो अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। 2 रचना और काव्यगत विशेषता बताइए। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित है। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा, यात्रा वृंत किसे कहते हैं? इसके बाद देखिए मन्नू भंडारी अथवा स्वयं प्रकाश जी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। सब कुछ जानने वाला जिसका कोई आकार ना हो, देख लीजिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है। कम समय में पूरा सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 का अथवा है। तुम युवक हो काल के भी काल से भी दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य हो अपने खून से हमेशा लिखते रहे हो। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ से देखिए साला छोड़ने पर आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। तो ये आपका तीसरे प्रकार का पेपर था। ठीक है। 104 वाला। कोड नंबर 104 नहीं है, कोड नंबर है 401 जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में अंतिम जो आपका पेपर है वो देखिए, यहाँ से स्कोर देखते हैं और ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा पेपर। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रमुख विशेषताएं, श्रृंगार वर्णन। सीता के विवाह पर स्वयंवर में शर्त रखी गई थी शिव धनुष तोड़ने की। ठीक है। चलिए इसके बाद में है यहाँ से हिंदी का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है? कैप्टन चश्मे वाला है। एक से अधिक अर्थ देने वाला शब्द अनेकार्थी है। सांप के डर से घबराए भोलेनाथ कहाँ जाकर छिपे? माता के आंचल में। प्रयोगवाद के जनक है अज्ञे। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता वहाँ होता आलंबन। तेरी गठरी में चोर लागा मुसाफिर जाग जरा। जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगत धन ईश। एक कुटिया धर्मचक्र सा घूमता दिखाई देता है। प्रयोगवाद प्रगतिवाद के जनक कवि। ठीक है। प्रगतिवाद के नागार्जुन। बात को यदि आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कही जाए तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद में देखिए यहाँ से बाल गोविंद भगत का जाए कबीरपंथी। यतीन्द्र मिश्र का आ जाएगा आपका नौबत खाने की इबारत। क्रिया कर्ता के अनुसार कर्तवाच्य। और भारत का स्विट्जरलैंड आ जाएगा कटाव। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए एक वाक्य में उत्तर है अब आपके। उत्साह कविता के कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचारी भावों की संख्या मानी गई 33। एक कहानी, यहाँ भी इसके रचनाकार है मन्नू भंडारी। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द कहलाते क्रिया विशेषण। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती? तो 3। अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, सत्य हो गया। ठीक है। सत्य यहाँ पर टिक मार्क कर लीजिएगा आप। ठीक है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए कि जिससे वो अपना मन वापस लेने की बात कर रही थी? उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस कविता जो कवि ने पंक्ति लिखी, इस पंक्ति का के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है?
ठीक है। कवि बादल को फुहार या रिमझिम के बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? देखिए, सूरदास तथा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं बतानी है। पाठ्य मुक्तक तथा गेय मुक्तक में कोई दो अंतर, शांत रस की परिभाषा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रश्न आपके जो पेपर है, चारों पेपर, उनमें मिलते जुलते हैं। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। यदि आपने ये कंप्लीट कर लिए चारों पेपर तो 1 मार्च के दिन आपको 75 से 75 नंबर पूरे आएंगे, पूरी गारंटी है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15, यशपाल और भनंद आनंद कौशल्यान का साहित्य परिचय देना है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ, इसलिए शब्दों के उच्चारण में थोड़ी सी समस्याएं हो जाती है कभी कभी, ठीक है। आप भी समझदार है, ठीक है। जल्दी करते हैं तो थोड़ी बहुत तो गड़बड़ होगी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, ठीक है। ये 21 के देख लीजिए अपठित गद्यांश से, और ये 21 वाला क्वेश्चन यहाँ से, और क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने बधाई पत्र लिखना, अपने मित्र को। प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो देखिए, इस तरह आज मैंने आपको चारों पेपर तो बता दिए, पर लेकिन मेरी जो इच्छा है वह इतनी है कि आपको 75 से 75 नंबर पक्के आए, चारों में से मिलकर आ जाएंगे। यदि थोड़े बहुत इक्के दुक्के रह गए हैं तो और भी जो अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बहका नहीं रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बहकाना अलग चीज़ होती है, मेरी इच्छा है कि आपको वास्तव में 75 से 75 नंबर आए। तो जो आगे बता रहे हैं चीज़ें, उनका सॉल्यूशन भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आप चाहे तो इन चारों को कंप्लीट करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो आप आगे के सॉल्यूशन को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए, किसी भी तरह का टॉपिक रहेगा जिस पर आपको संवाद लेखन लिखना होगा, आप आसानी से लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप संवाद लेखन वास्तव में है क्या? देखिए, संवाद का मतलब होता है वार्तालाप करना, और लेखन का मतलब होता है लिखित, ठीक है। तो क्या होगा संवाद लेखन, कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। कितने व्यक्ति होना चाहिए? 2 तो कम से कम होना ही चाहिए। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में वार्तालाप करते हैं तो उनका जो लिखित रूप है, लिखित यानी कि इस तरह से हमने जैसे यहाँ पर कॉपी में लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा हुआ रूप क्या कहलाएगा? आपका संवाद लेखन कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा आपसे पूछ लेता है, संवाद लेखन किसे कहते हैं? तो यहां से आप परिभाषा लिखिएगा। पहले तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वार्तालाप को जब लिखा जाता है तो वहां संवाद लेखन कहलाता है। संवाद का जो मूल रूप है, वहां मूल शब्द है उसका वाद, ठीक है, जिसमें सम उपसर्ग जोड़ने पर यहां संवाद बना हुआ है, अर्थात जिसका अर्थ क्या होगा? बातचीत करना। संवाद जो है वहां 4 प्रकार का होता है। सामान्य संवाद लेखन, औपचारिक कार्य व्यापार के लिए संवाद लेखन, विचार व्यक्त करने वाले संवाद लेखन, भावनाएं व्यक्त करने वाले संवाद लेखन, ठीक है। तो देखिए, वास्तव में होगा क्या, जिस तरह से यहाँ पर माँ और बेटे के बीच में संवाद हो रहा है, किसके ऊपर से संवाद है? दीपावली। इसी तरह से आप कोई सी टॉपिक आ जाए, देखिए जिस तरह यहाँ पर दूसरे मैंने अन्य भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए मेरा प्रिय खेल क्रिकेट में 2 मित्रों के बीच संवाद होगा। तो देखिए, अब दीपावली के ऊपर से यहाँ पर संवाद करना है, जो एक सामान्य तरीके से सरल भाषा में यह हम जो बातचीत करते हैं उसी को हमको यहाँ पर लिखना है। देखिए, बेटा पूछ रहा है अपनी माँ से कि दीपावली कब आएगी, ठीक है। तो माँ बोल रहा है, बेटे दीपावली जो है कार्तिक माह में आएगी। यहाँ कितने दिन का त्यौहार होता है माँ? तो बेटा 5 दिन का त्यौहार होता है। पहले दिन क्या होता है? तो पहले दिन हम त्रयोदशी को वेदराज धन्वंतरी की पूजा करते हैं, यानी हम जिसे धनतेरस कहते हैं। दूसरे दिन क्या होगा माँ? तो दूसरे दिन छोटी दीपावली बेटा मनाते हैं हम, चतुर्थदशी को यहाँ पर मनाई जाती है, यानी कि जिसको हम 14 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तीसरे दिन क्या होता है? तीसरे दिन तो दिवाली होती है। इस दिन हम माँ सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में और आसान तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, जो हम सामान्य नॉर्मल हमारे आसपास देखते हैं। अब बेटा कह रहा है कि माँ दीपावली पर तो हम तो मिठाई बांटते हैं, मिठाई खूब बनाई जाती है, क्यों? तो हाँ बेटा, हम दीपावली के दिन पकवान बनाते हैं, मिठाई आदि बनाते हैं, घर परिवार में हम मिठाई बांटी जाती है। अब बेटा बोल रहा है कि चौथे दिन किसकी पूजा होती है? तो चौथे दिन
गोवर्धन जी महाराज की हम पूजा करते हैं। बेटा बोल रहा है कि माँ हम चौथे दिन तो गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन पाँचवें दिन हम किनकी क्या क्या होता है, तो पाँचवें दिन होता है भाई दूज, ठीक है, यानी भैया दूज के रूप में मनाई जाती है। तो यहाँ पर बेटा कह रहा है कि माँ ये त्यौहार तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसकी जो लगन लगी हुई है वो खाने पीने में लगी हुई है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ का ही पकवान मिठाई आदि यहाँ पर खाने को मिलते हैं। तो ये था आपका संवाद लेखन, बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में आपको संवाद लेखन लिखना है, ठीक है। किसी भी तरह का टॉपिक आ जाए, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माँ और बेटे का संवाद लेखन ही। देखिए जैसे कोई प्रिय खेल आपके पास क्रिकेट है, दो मित्रों के बीच में यहाँ पर संवाद आपको देना है, ऐसा प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। तो क्या करना है आपको, देखिए दो दोस्त हैं, ठीक है, सोहन और प्रताप, ये दोनों कह रहे कि भाई आज तो अपन क्रिकेट खेलने चलेंगे। हाँ भाई मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है क्रिकेट खेलने का, पर हम खेलेंगे कहाँ। तो फिर सोहन कहता है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, हमारे विद्यालय में तो खेल के मैदान में खेलेंगे, और कहाँ खेलेंगे, ठीक है, और वहाँ खेलेंगे तो कोई रोकेगा तो नहीं, ठीक है। हाँ मैंने प्रधान अध्यापक जी से अनुमति ले ली है। प्रताप कह रहा है अब कि हाँ तो अपने में 6 साथियों को बुला लूंगा, क्योंकि अब 11 आदमी की टीम चाहिए भैया, कहीं दोनों तो आपस में खेलेंगे नहीं, बाकी जो बचे 6 तो मैं लेकर आ जाऊंगा, बाकी जो बचे तुम लेकर आ जाना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं शाम को 4 बजे, सभी इकट्ठे होकर चलेंगे। प्रताप, हाँ क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है, मैं भी अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में का कप्तान हूँ, मुझे क्रिकेट से बहुत ही लगाव है, बहुत ही प्रेम है, ठीक है। हमारे विद्यालय की जो क्रिकेट टीम है वो भी कम नहीं है भैया, सोहन भैया, प्रताप कह रहा है कि कम नहीं है, मेरी कप्तानी में शिक्षा निकेतन की टीम को हम हरा चुके हैं। तो ये देखिए नॉर्मल सी बात है, सरल शब्दों में लिखना है। तो जो हम आसपास हमारे देखते आए हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से लिखें, ठीक है, जिस तरह से भी लिखना आपको सरल तरीके से लिखिए, जो आपके आसपास जो हो रहा है। तो संवाद लेखन बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप किसी भी टॉपिक पर आप संवाद लेखन लिखने में कोई हिचकिचाहट आपको नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। देखिए प्रैक्टिस मेन इज परफेक्ट, यानी कि कहते हैं कि प्रैक्टिस करने से व्यक्ति क्या होता है, परफेक्ट बनता है, ठीक है, यानी कि महान होता है। तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। लेखन कैसे लिखे ताकि आपको पूरे नंबर मिले, इसको अच्छे से समझाएंगे। आज के बाद आपको किसी भी तरह का अनुच्छेद लेखन दिया जाएगा तो आप आसानी से उसे कर पाओगे। तो आइए इसे बहुत ही बारीकी से समझते हैं। देखिए पहले तो अनुच्छेद लेखन का आप शाब्दिक अर्थ समझिए। जैसे आपको मैंने बोला कि महाभारत के ऊपर से आपको टॉपिक लिखना है, तो आपके मन में विचार जो आएंगे, जो भाव आएंगे, किस तरह के भाव, जैसे मैंने बोला कि महाभारत के बारे में बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि महाभारत में श्री कृष्ण ने महाभारत में योगदान दिया था, ठीक है, कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत हुई थी, ठीक है। इसके बाद में आप बताएंगे कि पांडव 5 भाई थे। आपके मन में जो यहाँ पर टॉपिक आ रही है कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, बस यही जो भाव है इसको आपको यहाँ पर लिखना है, बस यही कहलाएगा आपका अनुच्छेद लेखन, ठीक है। कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है भैया। तो आज हम देखिए मैं आपको बताऊंगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर आप अनुच्छेद कैसे लिखेंगे। बस इसी तरह से आपको दूसरे भी अनुच्छेद कोई भी दे आप उसे आसानी से कर पाओगे। देखिए जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि आप जानते हैं कि बेटा जो होता है वो एक तरह का भाग्य है और बेटियों को सौभाग्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो बेटियां है वहाँ 2 कुल की शोभा बढ़ाती है, या जहाँ पर उसने जन्म लिया माता पिता का वहाँ और ससुराल, दोनों जगहों पर वो क्या बढ़ाती है, दोनों कुलों की शान बढ़ाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि बेटा भाग्य है तो बेटी सौभाग्य है। बेटी ही विभिन्न रूपों में समाज की सेवा करती है, कभी वहाँ पुलिस बनकर, तो कभी वहाँ नारी बनकर, कभी वहाँ माँ बनकर, ठीक है, कभी वहाँ, ठीक है, पत्नी बनकर। इस तरह से ये जो बेटी है वहाँ समाज की क्या करती है, सेवा करती है। किंतु कुछ समय पहले जो था बेटियों के प्रति सद्भाव की में कमी रही। कमी मतलब लोगों के मन में ये घृणा थी कि बेटा ही जो है बाप को या माँ को कंधा देगा, ठीक है, तो वही कुल को ही मान बढ़ाएगा, कुल की जो
कुलमा जो रहेगा उसका वंश जो है वहाँ बेटा ही है। ठीक है, यह भावना बहुत समाज में फैली थी और आज भी व्याप्त है, ऐसा नहीं है। यही कारण है कि बेटा और बेटी की संख्या में अंतर आ गया। ठीक है, इसे ठीक करने के लिए सन 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ हुआ कि जो बेटियां जो है वो कम है और बेटों की तुलना बेटों की संख्या अधिक है। यदि 1000 बेटे हैं तो लगभग उस पर 700 या 800 बेटियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से लड़कियों की कमी रही, इसलिए इसको कमी को ठीक करने के लिए 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। इसके प्रयासों का कारण जो यहाँ अभियान था, इसके कारण क्या हुआ, बेटों की संख्या में निरंतर बढ़ती जा रही है। अब बेटियों को सम्मान, शिक्षा और महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखें, फिर मैं बता दूं, जो मन में भाव आए वही लिखना है। ठीक है, बेटियों को सम्मान और शिक्षा का महत्व दिया जा रहा है। इस अभियान में बेटा बेटी का अनुपात सुधर रहा है। हमारी जो देश की लड़कियां यानी कि जो बेटियां हैं हमारी शिक्षित होती जा रही है। समाज में बेटा और बेटी का जो भेद था, मन में विचार थे लोगों के, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। लेकिन आज भी है, बहुत कम है, पर पहले की तरह नहीं है। ठीक है, पहले तो क्या था, माता के गर्भ में ही पता चल जाता था कि जैसे पता चला कि हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कि माता के गर्भ में लड़की है तो उसे भ्रूण हत्या कर देते, जिसे हम भ्रूण हत्या के नाम से बोलते। तो ये थोड़ी मानसिकता थोड़ी कम हुई। ठीक है, अब बेटियां शिक्षित हो रही है, कई परीक्षाओं में तो वे बहुत ही अच्छे अंक के परिणाम प्राप्त कर रही है और लगभग हर वर्ष ही आप देख रहे हैं। ठीक है, बेटियां जो है वहाँ लड़कों की तुलना में कमी नहीं है पढ़ना में। और इस वर्ष भी, ठीक है, यदि आप कोई बेटियां यहाँ पर इसको देख रही वीडियो को, तो वहाँ भी इस वर्ष अच्छे अंक लाएगी। ठीक है, बेटों की तुलना में। और जो लड़के हैं वो वहाँ दिन भर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन चीज़ों में ही लगे रहते हैं। तो ठीक है, तो ये एक अलग अलग स्वाभाविक है, तो मैंने आपको बता दी, छोटी सी बात ही है। ठीक है, वैसे बेटियां जो है, बेटे भी हमारे कम नहीं हैं, वो भी ठीक है, उन पर भी थोड़ा सा दबाव रहता है, उन पे भी घर की जवाबदारी रहती है। ठीक है, तो इस तरह जो बेटे और बेटी दोनों में कोई मतभेद नहीं है, पर लेकिन समाज में बेटियों के प्रति जो थी वह घृणा की जाती थी पहले, अब थोड़ा धीरे धीरे हट गई। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर, कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरह का आपको अनुच्छेद दिया हुआ रहे, चाहे वहाँ बोले कि मेरा विद्यालय, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपका मैंने बता दिया, महंगाई, बेरोजगारी की समस्या, इस तरह का कोई सी टॉपिक दे तो जो आपके मन में विचार आए, जो भाव आए, जो आप आपके दैनिक जीवन में आसपास देख रहे हैं, बस उन्हीं को आपको लिखित रूप में प्रस्तुत करना है। यहाँ पर देखिए, पत्र जो है दो तरह के, एक तो औपचारिक, जो हम जिसे हमारी लैंग्वेज में कहते हैं हम, ठीक है, स्कूल वाले टीचरों को, प्रिंसिपल को, सरकारी कामकाज में जो पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, और लेकिन जो हमारे मित्र, पिताजी को इनको लिखेंगे वो कहलाएगा आपका अनौपचारिक पत्र, यानी सगे संबंधी रिश्तेदारों को लिखने वाले पत्र तो अनौपचारिक, और जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल या फिर हम सरकारी कामकाज में यूज करेंगे वो आपका औपचारिक पत्र कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है सेवा में। इसके बाद में यहां से आपको लिखना है, ठीक है, लिखने का तरीका सीखना है। मेन क्या है, लिखने का तरीका, श्रीमान प्राचार्य महोदय। अब यहां हमारी बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए यहां पर आएगा कोमा। ठीक है, शासकीय जो भी आपका नाम रहे स्कूल का, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और विद्यालय का जो नाम है आपका वो यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे नाम है आपका विद्यालय का, यहां पर जैसे आपका आष्टा है, ठीक है, तो यहां पर आष्टा जाएगा और यहां पर ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चलिए, इसके बाद में विषय वाला सिस्टम आएगा फिर आगे तीसरा। देखिए यहां पर विषय, ठीक है, यहां विषय वाला सिस्टम आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर विषय में आप क्या करिएगा, ये अब क्या विषय बोला है उसने, शाला शुल्क मुक्ति। ठीक है, यानी कि जो आपकी शुल्क मुक्ति है, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, केवल एक अवकाश बताऊंगा, चारों पेपर की आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करिए।
शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर आपने सेवा में लिखा है तो यहाँ पर आप महोदय लिख दीजिए, या फिर आपने यहाँ महोदय लिख दिया है तो ये तो क्या है, आदर सूचक शब्द है, कोई से भी शब्दों का यूज कर सकते हैं। आपने अब यहाँ पर लिख दिया महोदय, मान के चलिए लिख दिया महोदय। ठीक है, यहां पर आप लिख दीजिएगा विनम्र निवेदन है। ठीक है, सविनय निवेदन है, जो हम पहले से बोलते आए हैं, सविनय निवेदन है कि ठीक है मैं आपके, ठीक है, अब इसके बाद में ये लाइन जब आपकी पूरी हो जाए, ठीक है, तो ये यहां से कई बच्चों को देखा मैंने यहां से लिखते, यहां से नहीं लिखना है। ठीक है, यहां से अब शुरू करना है, आपके विद्यालय अपडेटेड डेज करके आगे की पूरी पिक्चर आपको लिख देना है। ठीक है, अब वो क्या लिखना है वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर समझाना मेरा उद्देश्य था। यहां से देखिए, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूं। मेरे पिताजी क्या है, एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, मेरे पिताजी एक आम किसान है। ठीक है, उनकी जो दैनिक आय है या मजदूरी है, मासिक आय सीमित है, जरूरी नहीं है ऐसा लिखेंगे। ठीक है, मेरा परिवार जो है, ठीक है, उनका लालन पालन करना उनसे मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनकी आय बहुत ही कम है, उनका वेतन से हमारे घर की रोजी रोटी भी ठीक प्रकार से नहीं चल पाती है। ठीक है, यानी कि जो आपको विचार लिखने, वो विचार लिखना कोई जरूरी नहीं, यहाँ से आप इतना लिखिए कि यही लिखोगे पूरा का पूरा। यहाँ पर एक आपको एक तरीका मिलता है केवल कि इस तरीके से आप लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर जैसे आपकी बात पूरी हो जाए, ठीक है, इस विषय में जो भी शाला के नियम है वह मुझे स्वीकार है, कृपा इस कृपा के लिए मैं आपका आजीवन, ठीक है, आभारी रहूंगा। इतनी सारी चीजें हो गई। ठीक है, जो भी तरीका आपको जमे वो लिख दीजिएगा। फिर नीचे की हिंट देखिए, यहां से आपने इसको लिख दिया, मान के चलिए ये पूरा हो गया। ठीक है, यहां तक पूरा हो गया। अब यहां पर आपको लिखना है धन्यवाद और दिनांक। दिनांक जैसे मान के चलिए आपका 1 मार्च के दिन पेपर है, ठीक है, तो 03 और 2023 इतना सा कर दोगे। चलिए, अब इसके बाद में जो आपका अगला स्ट्रक्चर रहता है वो आपका है, आपका आज्ञाकारी प्रार्थी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो यदि स्कूल वाले टीचर को उनको लिखना है तो यहां पर आपका जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, यहाँ पर आप शिष्य लिख दीजिएगा और आपका जो नाम है वो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरे बच्चे का नाम लिख दीजिएगा, भले कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ कक्षा थोड़ा सा अलग रहता है पत्र में, यहाँ से शुरू नहीं होगा। ये एप्लीकेशन जो होती है हमारी अवकाश होती है वो यहाँ से शुरू होगी, पत्र जो होगा उसका हिंट थोड़ा सा अलग रहेगा। तो लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले कोई कोड लिखना रहता है, जैसे मैंने लिख दिया है 125, इसी तरह से नंबर लिख दीजिएगा, आप कोमा लगा दीजिएगा। यहाँ पर कहाँ जगह के लिए लिखना है आपको, जैसे मेरे को भोपाल लिखना है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर गांधीनगर। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने गांधी नगर, जरूरी नहीं है यही लिखोगे। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो भोपाल। ठीक है, अब दिनांक लिख दीजिए यहाँ पर, किस दिनांक को आप लिख रहे हैं। तो ये आपका 10वीं वाले बच्चों का 1 मार्च के दिन है और 12वीं वालों का 2 मार्च के दिन है। तो 12वीं के हिसाब से बता देता हूँ मैं। ठीक है, दोनों का सेम रहेगा। ये 2 मार्च हो गया है, तीसरा महीना है आपका और 2023 है। ठीक है, अब ये जो 3 लाइन इनकी सीध में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद में एक लाइन यहाँ से लिखना। ठीक है, ये हो गई। अब आपको लिखना है पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिख दीजिएगा आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी। देखिए, लिखने का तरीका याद होना चाहिए। अब पिताजी है, चरण स्पर्श कर दीजिए थोड़ा सा, वरना घर जाओगे जब जूता मारेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दीजिए सादर, थोड़ा सा यहां देख ली तरीका, देख ली, आके नीचे नहीं लिखना है, यहां से लिखना है सादर चरण स्पर्श। ठीक है,
अब यहां से स्टार्ट करते हुए मैं यहां सकुशल हूं, सकुशल हूं पिताजी, आशा करता हूं कि आप भी ठीक है कुशल होंगे। बस आगे जो हिंट है आपको समझ में आ गई। यहाँ से लिखने का तरीका सिखा रहे हैं मेन, तो अब बोल देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पर सकुशल हूँ पिताजी, आशा है कि आप भी सकुशल होंगे, अच्छे से ठीक होंगे, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं किस लिए पत्र, उस मुद्दे पर आइए। हम पत्र लिख रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए, ठीक है। परीक्षा की तैयारी आपकी हो चुकी है, आपको पिताजी को बताना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम कि मेरी परीक्षा है पिताजी बहुत ही निकट आ गई है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मैं अध्ययन पढ़ाई में ठीक है निरंतर जारी रख रहा हूँ, मैं अध्ययन में काफ़ी पहले से ही जुड़ गया था, अतः मैंने पूरे विषय की अच्छे से तैयारी कर ली है। थोड़ी सी कठिनाई ये बता दीजिए, एक दो विषय बता दीजिए आपकी कमजोरी, ठीक है। हर बच्चे की कमजोरी इंग्लिश, थोड़ा सा कठिनाई मुझे अंग्रेजी के विषय में थोड़ी सी आई थी, गणित के विषय में आई थी, पर लेकिन ठीक है मैंने मेरे स्कूल के ठीक है टीचरों की सहायता से, शिक्षकों की सहायता से और मेरे मित्रों की सहायता से मैंने उन विषयों को की भी तैयारी पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट कर ली है। यानी कंप्लीट नहीं लिखना, आपको पूर्णतः तैयार कर लिया है। देखिए हिंदी में इंग्लिश वर्डों का यूज़ नहीं करना है, कंप्लीट नहीं लिखना है, इसे लिखिएगा मैंने अब मेरी जो पूरी पढ़ाई है यह पूर्णतः समाप्त कर ली है, ठीक है। विश्वास है कि विगत वर्षों की तरह, विगत मतलब हर वर्षों की तरह पिताजी मैं इस वर्ष भी अच्छे अंक से पास होऊंगा, ठीक है, या फिर अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। तो पिताजी ठीक है मैं आप पूज्य माता जी को चरण स्पर्श करता हूँ, छोटे मेरे जो भाई बहन हैं उनको मेरा प्यार कहिएगा, ठीक है। आपका आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिएगा। ये आपकी हिंट हो गई है। इसी तरह से आपने बड़े भाई को लिखिए कि उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टियाँ किस प्रकार व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक है। मेरे समय बहुत कम है, समय के अभाव के कारण पूरी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो चलिए यहाँ से मैंने रेड पेन से जो कलर में निशान लगा दिए हैं, ठीक है, उनको सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा आप। ये प्रश्न ठीक है या तो चारों पेपर में पहले से ही मौजूद है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है एक साथ सारे क्वेश्चनों का, ठीक है। इसके अलावा आपका 1 नंबर का रोंग नहीं जाना है। वैसे पूरी तैयारी बच्चों ने कर ली है, ठीक है, घबराइएगा मत, बिल्कुल सरल सिंपल ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, ठीक है, एक बार आपकी जो कुंजी आपने सीरीज ली होगी परीक्षा अध्ययन की, उसमें एक बार देख लीजिए। प्रश्न बैंक से भी आने वाले हैं, पर लेकिन परीक्षा अध्ययन से पूरा ही पेपर फंसने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ से, इसके बाद समाजी विज्ञान की भी अच्छे से तैयारी करेंगे हम, ठीक है। 1 तारीख के दिन जब आप पेपर देकर आओगे तो उस 12 बजे के बाद ही, ठीक है, पूरी तैयारी में जुट जाएंगे। आप खाना ना खा लेना, ठीक है, 2 बजे से हम बिल्कुल तैयारी करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए पूरा आपकी से 1 रुपया शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी भी चीज़ों का, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य है, भले चैनल सब्सक्राइब मत करिए, ठीक है, बहुत सारों के मन में यही शंका बैठी रही कि ये सब्सक्राइब के लिए कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। भैया हमारा जो उद्देश्य है केवल इतना सा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिन पर रेड पेन से निशान है वही आपको करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से फिर यहाँ पर निशान लगाइएगा, स्क्रीनशॉट तुरंत, ठीक है, क्योंकि वैसे तो बहुत कम समय बचा हुआ है हमारे पास। यहाँ से देख लीजिए, इसके बाद में ये ठीक है। चलिए इसके बाद कवि परिचय में सूरदास का पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। सूरदास के बाद में आपको यहाँ से दूसरा करना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है, और तीसरा नागार्जुन का करना है, बस, ठीक है। तीनों को कवि परिचय करने हैं। चलिए इसके बाद में गद्य वाला जो विधा वाला मैटर है, इसमें से एक तो निबंध की परिभाषा, इसके बाद नाटक किसे कहते हैं, हिंदी के नाटककारों के नाम बताने हैं, नाटक और एकांकी में अंतर आप कर लीजिएगा, ठीक है। और नाटक एकांकी में अंतर हो गया। चलिए इसके बाद कहानी और उपन्यास में कोई 4 अंतर,
जीवनी और आत्मकथा में कोई चार अंतर है। रिपोर्ताज किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला है आपका, यहाँ से बाल गोविंद भगत के वहाँ से संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। एक क्वेश्चन 100% आना ही बाल गोविंद भगत के उससे, ठीक है। ये देख लीजिए दूसरा, यहाँ पे देखिए तीसरा हो गया ये। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में पहले क्वेश्चन के बाद में बाल गोविंद भगत वाले पार्ट से देखिए ये तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन है। फिर अगले पार्ट से आपको दोनों क्वेश्चन करने केवल ये, यहाँ पर ये नौबत खाने की इबादत वाला, और ये काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे, ठीक है। वैसे पेपर में पहले ही बता चुके हमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बाद लेखक परिचय में केवल आपको स्वयं प्रकाश का करना है, एक यशपाल का करना है, मन्नू भंडारी का करना है, ठीक है। और कर सकते हो तो ये कर लीजिएगा, वैसे तीनों में से एक फंस जाएगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए भोलानाथ ने अपने साथियों के साथ को देखकर सिसकना क्यों भूल गया था। यहाँ से फिर ये तीसरा है, यहाँ पर ये चौथा, ये सातवां क्वेश्चन आपका। मैं क्यों लिखता हूँ उसे देख लीजिए यहाँ से। यहाँ पर देखिए संधि में, देखिए संधि में केवल परिभाषा करनी, वैसे तो ये चीज़ें आपको आती भी है, पर मैं और ज़्यादा चीज़ें अच्छी बता रहा हूँ। समास की परिभाषा कर लीजिएगा, ये 2 नंबर में यही चीज़ आ जाती है, और संधि और समास में अंतर, ठीक है। और यहाँ से तो ये इस वर्ष आने के नहीं बच्चे अच्छे, ठीक है, क्योंकि ये अगले साल आ गए थे। हाँ, यहाँ से करिएगा क्रिया की परिभाषा, क्रिया के मुख्यतः भेद, क्रिया विश्लेषण किसे कहते हैं, क्रिया विश्लेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, जो बता रहा हूँ कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है। यही प्रश्न आपके हुबहू फंसेंगे पूरे के पूरे। मुहावरा तथा लोकोक्ति में अंतर, ठीक है। यहाँ से अनेकार्थी शब्द की परिभाषा, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ओजगुण, फिर यहाँ से देखिए आपको करना है महाकाव्य किसे कहते हैं, इस वर्ष आने वाला है 100% खंडकाव्य, क्योंकि महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर तो वैसे ही आता भी होगा, ये भी कर लीजिएगा, पर ये नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है, इस वर्ष। चलिए पाठ्यमुक्तक तथा गेय मुक्तक में अंतर, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बनना वरना, ठीक है। स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर है। श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी है, वीर रस की परिभाषा, रौद्र रस तो पूरे कर रहिएगा, ठीक है। इसमें नहीं बता सकते कि ये रस आने वाला है, ठीक है, ये देख लीजिए। और आते भी है ये चीज़ें तो पहले से बच्चों को। छंद की यदि बात करें आप, ठीक है, तो छंद में आपको केवल दोहा करना है और चौपाई करना है बस, ठीक है। अलंकार की बात करते हैं, 3 अलंकार करने हैं। मानवीय कलन अलंकार की परिभाषा, ठीक है, पुनरोक्ति प्रकाश और अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूनिट जो 12 है आपकी ये भी, ठीक है। इसके बाद में काव्यांश वाला अपठित काव्यांश इसके अथवा में आएगा, ये भी औपचारिक अनौपचारिक किस तरह से लिखना है, ठीक है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। संवाद लेखन भी, इसके बाद में आपका अनुच्छेद लेखन, ये भी एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो भले ही लंबा बनेगा, लेकिन यहाँ से एक हिंट दूंगा आपको। विज्ञापन लेखन आपको करने की आवश्यकता नहीं, इसके अथवा में रहेगा आपका सूचना लेखन, ठीक है। ये सूचना लेखन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो आइए अब हम अच्छे से यहाँ से अपठित। मानव का आकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना केवल मानवता के लिए नहीं, लज्जाजनक नहीं है, ठीक है, बल्कि अनुचित भी है।
ये जो कह रहा है आकारण का मतलब है बिना कारण के ही, एक मानव जो है बिना कारण के दूसरे मानव के प्रति अनुदार, अनुदार का मतलब आप समझते हो, कठोर होना, ठीक है, दया उसका भाव उसके मन में ना होना, ठीक है। तो ये केवल मानवता के लिए लज्जाजनक नहीं है और साथ ही साथ क्या है, अनुचित भी है, गलत भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है। देखिए इसी तरह से आपको पढ़ना है वहां पर बैठ के, और वास्तव में यदि आप अच्छे 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं, मैं जितना बता रहा हूं उतना कंप्लीट कर लीजिए, मेरी पूरी जवाबदारी। यदि 75 में से 75 नंबर आपको नहीं आए तो ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का सेम पेपर आएगा, ठीक है। तो वास्तुता यानी वास्तव में यथार्थ मनुष्य तो वही है जो मानवता का आदर करना जानता हो या कर सकता हो, केवल इसलिए कि मनुष्य बुद्धिमान है, दरिद्र है, वह घृणा का तो दूर अपेक्षा का पात्र भी नहीं है। यह कह रहा है ऐसा कि किसी भी मनुष्य, कोई गरीब व्यक्ति है तो उसका अपमान करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, ठीक है, तो उसकी बड़ाई करता है, ठीक है भैया। तो यहां पर हम उसकी बुद्धिमान व्यक्ति तो उसकी बड़ाई, कोई गरीब है तो उसकी बुराई कर रहे हैं, तो ये केवल क्या है, इसको देखकर ही हम व्यक्ति की श्रेष्ठता का आकलन नहीं कर सकते। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य रहता है कि वह मनुष्य है, और मनुष्य क्या है, भगवान की के द्वारा बनाई गई एक श्रेष्ठ रचना है, ठीक है। और बस इतना सा है। अब इसमें प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो यथार्थ मनुष्य यानी कि वास्तव में जो मनुष्य है वो, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो शीर्षक हो गया यथार्थ मनुष्य, ठीक है, पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया हो, तो यहाँ पर देखिए पढ़ा था हमने कि वास्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां से निशान लगाने बैठते हैं कि वास्तुतः यथार्थ मनुष्य, यहां पर आपने इसको हिंट पकड़ ली, किसे यथार्थ मनुष्य कहा गया है, जो मानवता का आदर करता हो। तो प्रश्न पढ़ा हमने फिर से, यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया, तो यथार्थ मनुष्य वही है जो, ठीक है, मानवता का आदर करना जानता हो, ठीक है। या फिर हम यथार्थ मनुष्य उसे ही कहते हैं कि जो मानवता का आदर करता हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा कैसा लिखोगे, यथार्थ मनुष्य उसे कहा जाता है जो मानवता का आदर करना चाहता है। जो व्यक्ति मानवता का आदर करता है उसे ही यथार्थ मनुष्य कहा जाता है, ऐसा भी कर लिख सकते हो। सारांश की बात करें तो देखिए पढ़ा हमने, पढ़ने के बाद में यहां पर हमको जो सार समझ में आया इसका, वही क्या है, सारांश है, ठीक है। जैसे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति जो कठोरता का भाव होता है, उसके प्रति जो अनुदार का उसके मन में भावना होती है, ठीक है, ये सम्मान योग्य नहीं है, ये जो लज्जाजनक है, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य को मानवता का आदर करना चाहिए, ठीक है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य से घृणा नहीं करता है, ठीक है, उन्हें सबको साथ में लेकर बढ़ावा देता है, ठीक है, क्योंकि जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है वो क्या है, एक मनुष्य है, ठीक है, या मनुष्य भगवान की सबसे अच्छी रचना है। तो प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का सहारा बनना चाहिए, ठीक है, उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। तो ये मैंने जो बताया ऐसा कैसा हुबहू लिख दोगे, जब भी आपके नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ठीक है। हर वर्ष मेरी कोचिंग से 96 97 से बच्चे टॉप करते हैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, एक विषय नहीं, सारे विषयों में टॉप करते हैं, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी, मेरी पूरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। आपका और जो मेरा, ठीक है, संपर्क है वो केवल नेट के द्वारा हुआ है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मुझ पर आपको भरोसा, ठीक है, या आपको मुझ पर भरोसा थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, पर चिंता मत करिए, यही प्रश्न आने वाले हैं, जो मैं बता रहा हूं उतना कंप्लीट करिए, ठीक है। इसी के नीचे इसी तरह से आप इसको पढ़िएगा, ठीक है, सेम, ठीक है भैया। चलिए जो दूसरा पेपर है आपका, उसमें यहां से देख लीजिए, ठीक है, ये दिया गया है आपका, क्षमा जो पृथ्वी का गुणधर्म है, क्षमा वीरों का भूषण है। भूषण का मतलब होता है वस्त्र। मनुष्य से स्वाभाविक रूप से अपराध तो होते रहते हैं, गलतियां होती रहती है। हमारी दृष्टि कोई अपराधी है तो हम किसी और की दृष्टि में अपराधी है। यहाँ निर्दोष तो कोई भी नहीं है। यह हो सकता है आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो मुझे भी आप पर भरोसा ना होगा, ठीक है। जो बच्चा कमेंट करता है ना कि फर्जी पेपर, मैं भी उसके बारे में ऐसे विचार लाता हूँ कि भैया ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा वो खुद समझदार है,
ठीक है, कोई गलत जानकारी आज तक मैंने नहीं दी, ना आगे दूंगा। ठीक है भैया, तो हमारी दृष्टि में कोई अपराधी है तो हम किसी की दृष्टि में अपराधी है, यहां पर निर्दोष तो कोई भी नहीं है। इसलिए परस्पर यानी कि एक दूसरे में क्षमा की भावना की अति आवश्यकता है। क्षमा के अभाव में क्रोध, हिंसा, संघर्ष का साम्राज्य छा जाएगा। ठीक है, यदि क्षमा का अभाव का मतलब क्षमा की कमी आई, ठीक है, तो हिंसा, भ्रष्टाचार छाता रहेगा। माता पिता जो गुरु होते हैं वो हमेशा क्षमाशील होते हैं, ठीक है, हमेशा माफ करते रहते हैं। मानव जीवन में क्षमा के अवसर आते रहते हैं। क्षमा के अभाव में यह मानव जीवन चलना क्या होता है, दुभर हो जाता है। दुभर मतलब मुश्किल है। ठीक है, अहिंसा, करुणा, दया, मैत्री, क्षमा आदि देवी के गुण हैं। ये जो गुण हैं मानव जीवन के लिए परम आवश्यक है। ये इस तरह से देखिए, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। मैं जितना बताऊं उतना कंप्लीट करिए बस आप तो, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक बताइए, क्षमा भावना। आगे पूछा इसने कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश बताइए, ठीक है। उसके नीचे देख लीजिए, पहले तीसरे में दिया गया क्षमा के अभाव में किसका साम्राज्य छा जाता है, तो यहां पर हमने पढ़ा था क्षमा के अभाव में क्रोध, हिंसा, संघर्ष का साम्राज्य छा जाएगा। ठीक है, बस ये इतना सा यहां से यहां तक लिखना है। अब सारांश तो आप कुछ समझ गए होंगे, क्या है सारांश, कि क्षमा जो है पृथ्वी का एक गुण है। ठीक है, क्षमा करना वीरों का स्वभाव होता है। ठीक है, यदि कोई मनुष्य किसी की नज़र में, ठीक है, दोषी है तो वहाँ व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति की नज़र में दोषी होगा। यानी कि यहाँ पर जो है मनुष्य जो है वह गलतियों का पुतला है। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ से लिखोगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हुबहू नहीं लिखना है। ठीक है, एक समझदार व्यक्ति की तरह, समझदार स्टूडेंट की तरह अपने मर्जी से बनाना है। पर मर्जी से बनाना तो है, पर लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है उससे नहीं भटकना है। ठीक है भैया, तो यदि क्षमा का भाव, ठीक है, इतनी चीज हो गई है कि मनुष्य क्या गलतियों का पुतला है। यदि क्षमा का भाव हर एक व्यक्ति के मन में नहीं रहेगा तो समाज में क्रोध, हिंसा, संघर्ष का साम्राज्य छा जाएगा और मनुष्य जो है कभी भी अपने को ऊंचा या श्रेष्ठ साबित नहीं कर पाएगा। ठीक है, जितने भी या हमारे, ठीक है, समाज में, ठीक है, हमारे जो विश्व में जितने भी महान लोग हैं वो पहले कभी ना कभी उन्होंने जीवन में गलती जरूर की होगी। ठीक है, अतः प्रत्येक मनुष्य को अहिंसा, करुणा, ठीक है, मैत्री भाव से क्षमा का भावना हर एक व्यक्ति के मन में होना चाहिए, क्योंकि ये जो गुण है मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। बाकी और यहाँ पर सारांश लिखा, इससे पढ़ोगे तो और सिंपल सी बात है। मेरा जो उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको अच्छे नंबर प्राप्त कराऊं, हिंट दूं। ठीक है, यहाँ से देखिए इस तरह से पूरे संभव नहीं है। चलिए इसके बाद में मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि हम अभी काव्यांश, आपतित बोध भी समझेंगे। ठीक है, इसके अथवा वाला प्रश्न, जैसे ये हमारा जो प्रश्न था ऊपर का है आपतित गद्यांश वाला, ठीक है, ये आपतित गद्यांश, उसी के नीचे आपतित काव्यांश, तो उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पढ़िएगा आप। ठीक है, इसके बाद में यहां से देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट है यहां से। ठीक है, अब देखिए आपतित काव्यांश देखिए, ठीक है, आपतित काव्यांश इसके अथवा में रहेगा, तो इसको भी समझ लेते हैं। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। इसका मतलब क्या, नर यानी कि मनुष्य हो तुम, ठीक है, ना निराश करो, यानी कि कभी भी अपने जीवन में किसी को निराशा मत दो या खुद भी हिम्मत मत हारो। ठीक है, मन को कभी भी निराश मत करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, यानी कि जीवन में प्रगति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जग में रहकर कुछ नाम करो, सिंपल सी बात है, पढ़ रहे हो जिसमें समझ में आ रहा है कि इस जग में हो, इस पृथ्वी पर तुमने जन्म लिया है तो कुछ काम करो और नाम करो। ठीक है, यहाँ जन्म हुआ किस अर्थ हो, ठीक है, समझो जिससे यहाँ व्यर्थ ना हो, यानी कि ये जो जन्म है तुम्हारा बहुत ही अमूल्य है, ठीक है, दुर्लभ है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, तो क्या करो, इसे व्यर्थ में मत गमाओ। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो ना निराश करो
मन को। अपने मन को कभी भी निराश मत होने दो, तुम असंभव काम को भी संभव कर सकते हो, ये कहना चाह रहा हूं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। निराशा को त्याग कर आदमी को किसी भी काम में लग जाना चाहिए, यानी वो कभी भी असफल हो जाए या किसी भी बात से निराश हो जाए तो उसे निराशा को त्याग देना चाहिए और फिर से दोबारा उस काम में लग जाना चाहिए। इस काव्यांत का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, ठीक है। इसका उपयुक्त शीर्षक दूसरा है, आदमी का जो जन्म है किस उद्देश्य से हुआ है, ठीक है। आदमी का जो जन्म है वो विशेष कार्य से करने के लिए हुआ है, इसे व्यर्थ ना गंवाना चाहिए और कुछ काम करके समाज में अपना नाम रोशन करना चाहिए, ठीक है। इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक यही है कि नर हो न निराश करो मन को, ठीक है भैया।